हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये होने वाली है आप लोगों की डी ट्रिपल एस बी 2026 की सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, सारे एग्जाम पे हम फोकस करेंगे। जैसे आपका एग्जाम है कोर्ट अटेंडेंट, सबसे पहले आपका एग्जाम है कोर्ट अटेंडेंट, उसका कराया जाएगा आपको, उसके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आपका आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये सीरीज आपको उसमें हेल्प करेगी। ठीक है ना, बिल्कुल निचोड़ के कराऊंगा मैं सारी चीज़ें। और फिर आपका आता है MTS 2025। ठीक है, जो आपका 803 ही है शायद, 2025 वाला जो कोड है वो। ठीक है, और ये दास 2 के लिए रामबाण रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ बस वो कर लो, आप लोगों का बढ़िया काम बन जाएगा, सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊं वो आप लोगों ने करनी है। ये PDF आपको विनय कक्षा हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी वीडियो में करा रहा हूँ ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं आपका सारा का सारा ये वाला पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो अभी DSSB के एग्जाम में हुआ था। ठीक है, चलो आज तो स्टार्ट करते हैं। The new software program dash the process of data analysis saving researchers several hours each day। क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आया आपके एग्जाम में। कह रहा है जो नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना वो क्या कर रहा है, वो डाटा को प्रोसेस करने में क्या करता है, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होगा। और जो वो बचा लेता है, क्या सेव कर रहा है रिसर्चर्स के बहुत सारे घंटे, डेली के जो घंटे हैं उनको कम कर रहा है। ठीक है ना, उनको बचा रहा है भाई, इनके इतना टाइम उनका बच रहा है। तो मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को? नहीं भाई, कॉम्प्लिकेट का करना तो है मतलब और मुश्किल बनाना। ठीक है ना, और किसी चीज को और ज्यादा मुश्किल बना देना। यहाँ पे तो बात हो रही है इम्प्रूवमेंट की, कोई चीज और ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपके इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की बात करी गई है यहाँ पे कि चीजें इम्प्रूव कैसे होगी, इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि इंटरप्ट कर रहा है क्या कुछ, बार बार बीच में कोई ना कोई आ रहा, नहीं डिले हो रही है चीजें, नहीं सिंप्लीफाई हो रही है, चीजों को और आसान बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक वर्ड ध्यान रखना, जब भी आप किसी चीज को मुश्किल बनाते हो उसको हम बोलते हैं एग्रेवेट करना। किसी भी चीज को और ज्यादा मुश्किल बनाना, टू मेक समथिंग वर्स। और जब भी आप किसी चीज को आसान बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं एलिविएट करना, ALLEVIAT। ठीक है, किसी भी चीज को कम करना, किसी को शांत करना। ठीक है, टू मेक समथिंग लेस, किसी चीज को लेस सीवियर करना। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है तीव्रता, मतलब एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो किसी चीज को कम करना मतलब किसी चीज को क्या करना, इम्प्रूव करना। दो बंदे लड़ रहे हैं, ये दो बंदे लड़ रहे हैं, आप इनके बीच में जो मैटर है उसे एलिवेट कर रहे हो, तो आप इंप्रूवमेंट करो। ये चीजें मेरी ध्यान रखना, काम आएंगे ये वर्ड जो मैं बता रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, द साइंटिस्ट विल एनालाइज। ठीक है, देखो ये फ्यूचर टेंस के लिए इन्होंने बोला है कि करेक्टली रिटर्न इन फ्यूचर टेंस होना चाहिए। अब करेक्टली रिटर्न होना चाहिए तो एक बार ध्यान से देख लो भाई कि करेक्टली रिटर्न है कि नहीं है। देखो विल के साथ फ्यूचर फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका सिंपल फ्यूचर का। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग समझदार बच्चे हैं। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लो। और एक होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, कि कोई काम उस टाइम पे खत्म हो चुका होगा। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट विल और शैल और प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, द साइंटिस्ट विल एनालाइज, विल के साथ V1 चाहिए। V1 का मतलब होता है कि बेस फॉर्म चाहिए। बेस फॉर्म वो फॉर्म होती है जो विदाउट एस और ES होती है, विदाउट एस और ES। ठीक है, तो ये एनालिसिस नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। द साइंटिस्ट शैल एनालाइज्ड, शैल भी लगाता तो V1 लगाना था ना, V1 ED क्यों लगा था, ये भी कट होगी। ठीक है, अब यहां देखो, द साइंटिस्ट विल हैव एनालाइज द सैंपल वंस द इक्विपमेंट अराइव। जब इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है, तब साइंटिस्ट जो है एनालाइज करेगा या कर चुका होगा। अगर कर चुका होगा तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम ऐसे यूज करें इफ के साथ, व्हेन के साथ, वंस के साथ, ये वंस भी ध्यान रखना कई लोगों को पता नहीं होता, हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, उसके ये तो एक क्लॉज बनता है और उसके साथ हम दूसरे क्लॉज में रखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर टेंस को रखते हैं। मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, अगर ये लिखना भी चाहते हैं तो विल हैव एनालाइज्ड होना चाहिए था, बट ये इस वंस के साथ यहाँ पर आ रहा है आपका इक्विपमेंट के साथ इस ईएस और एस, तो ये सिंपल प्रेजेंट। और आपको भी मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट एक क्लॉज में रहेगा और दूसरे क्लॉज में आपका रहेगा सिंपल फ्यूचर। तब भी ये गलत हो जाता है क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट है ना, ये विल शेल वाला है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, द साइंटिस्ट विल के साथ V1 एनालाइज द सैंपल वंस द इक्विपमेंट अराइव। जब इक्विपमेंट आ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट वंस के साथ, वंस मतलब इफ, ठीक है, जब आ जाएंगे व्हेन, इसको इस वंस का मतलब इफ नहीं, अगर नहीं, इसका मतलब व्हेन, जब इक्विपमेंट आ जाएंगे तब वे एनालाइज करेंगे, तो विल के साथ में ये करेक्ट है आपका। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसके नोट जरूर बना लेना जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं चीजें बताऊं वो करते जाना बस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। अब देखो इस वाले पेपर में ना, इस वाले पेपर में बहुत ज्यादा वो आ रखे हैं आपके, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, तो ध्यान से देखेंगे हम चीजों को। तो प्रोफेसर की स्पेलिंग यहाँ तो गलत है, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड, जो गलत होगा उसे सही से लिखना है। तो देखो इधर प्रोफेसर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रोफेसर डिलीवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। लेक्चर ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, दो अ फ्यू स्टूडेंट स्ट्रगल विद द मोर एसोटेरिक कंसेप्ट, एसोटेरिक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ईजोटेरिक जो होता है ESOTERIC, ईजोटेरिक का मतलब होता है जो कम ही लोगों से समझ पाए, जो कम ही लोगों से समझा जाए, अंडरस्टूड बाय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ये बार बार मैंने DSSB के इतने सारे पेपर करा रखे, बार बार ये वर्ड आता है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक तो जो कम लोगों से समझा जाए, ठीक है, वो चीज होती है, और एक जो मुश्किल से समझा जाए, जैसे मुश्किल से समझने वाले वर्ड को हम ये भी बोलते हैं कि भाई एब्स्ट्रूस, ABSTRUSC, एब्स्ट्रूस, ठीक है, ये वर्ड भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड और आपको पता होना चाहिए, जो चीज समझने में मुश्किल है वो चीज बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इजोटेरिक है, तो ये चीज क्या है, समझने में मुश्किल है, तो ये चीज आर्केन है। आर्केन, आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस चीजें जो कम ही लोगों से समझी जाए, मिस्टीरियस चीजें जो कम ही लोगों से समझी जाए। जैसे प्रोफाउंड, जैसे प्रोफाउंड का एक तो मतलब होता है PROFOUND, एक तो मतलब होता है एक्सेसिव, और दूसरा एक मतलब होता है इसका कि जो चीज जो डिमांड डीप स्टडी, ये चीज डीप स्टडी कर रही है, ये ऐसा नहीं आपको ऊपर ऊपर समझ में आ जाएगा। प्रोफाउंड वो चीज होती है जिसके लिए आपको गहरी समझ होनी चाहिए। और अगर आप बुक किस लैंग्वेज में बोलो तो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ऑब्सक्यूर, OBSCURE, इसका मतलब होता है समथिंग डेट इज एनिग्मेटिक, ENIGMATIC। एनिग्मेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू स्टैंड, या फिर एनिग्मेटिक का मतलब ये होता है भाई आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मतलब पजल्ड हो। तो ये सारे वर्ड्स मैंने जो आप लोगों को बताए ध्यान रखना, ठीक है। प्रोफेसर ने डिलीवर करा एक अच्छा चौड़ा बढ़िया लेक्चर, किसमें, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब होता है फिलॉसफी होती है ये, कि ह्यूमन एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर उन्होंने भाई लेक्चर दिया, ठीक है। दो अ फ्यू स्टूडेंट, थोड़े से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने, हालांकि कुछ स्टूडेंट ने स्ट्रगल किया उसे समझने में, उनके उसके और कंसेप्ट जो थे, मुश्किल कंसेप्ट को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, ठीक है। आ जाओ, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते, तो आपका आंसर हो जाएगा ईसोटेरिक। आ जाओ भाई आगे बढ़े। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भाई हमारा कोर्स है 2026 DSSB के लिए। कई बार आप लोगों ने हमारा सिर्फ इंग्लिश का कोर्स देखा होगा, अब हम लोगों ने पूरा आप लोगों के कोर्स लाए हैं, जिसमें क्या है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, कोड अटेंडेंट, MTS दास 2, ठीक है। वैलिडिटी इसकी 1 साल रहेगी। क्या है इस कोर्स में, डेली मैं टारगेट दूंगा डे 1 से लेके डे 7 तक, ठीक है। और इस टारगेट तो है ही, देखो मैं टारगेट बैच कभी भी ज़्यादा नहीं लाता, इसमें बेसिकली आपको सारे PYQs मिलेंगे, PYQs पढ़ाए गए हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी, इसमें सारे PYQs है। PYQ किसके, रीजनिंग का हो गया आपके, ठीक है, इंग्लिश के आपका पूरा कोर्स भी इसमें हो गया, इंग्लिश का फुल कोर्स हो गया, और उसके साथ साथ इंग्लिश के PYQ हो गए, ठीक है। PYQ तो आपके यहाँ यहीं पे चल रहे हैं, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, मगर इंग्लिश का पूरा कोर्स हो गया विद
वोकैबुलरी पीडीएफ, वोकैबुलरी टेस्ट हो गए, वोकैबुलरी वीडियोस हो गए, जो आपके दास टू, कोर्ट अटेंडेंट, एमटीएस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी का कंप्लीट बैच, हिंदी के ग्रामर के साथ और हिंदी के पीवाईक्यू के साथ ये बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है। जीके का भाई, जीके का यहाँ पे क्या है, जीके की यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जैसे करंट अफेयर वगैरह हो गए, जीके का मैं बता दूंगा सोर्स कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग की आपको यहाँ पे 50+ वीडियोस मिलेंगी, अगर उसमें से आप 30 भी करके चले गए, चाहे कोड अटेंडेंट हो चाहे कुछ हो, मेरी बात ध्यान रखना, 35+ है। मैथ्स की भी ऐसी वीडियोस मिलेगी, मैथ्स में भी आपके 35+ है, और ये कोर्स सिर्फ डीएसएसबी के लिए है, ज़्यादा बच्चों के लिए हमने ये नहीं करा है। इसका इसका नाम भी हमने सुपर बैच रखा है अपना। अगर किसी बच्चे को लेना हो तो भाई वो हमारी ऐप विनय कक्षा डाउनलोड कर सकता है, या फिर आप हमें इस नंबर पे कर सकते हो। प्राइस इसका 2000 था, क्योंकि हमने सारे कोर्सेज को 500 रुपये ईच में रखा हुआ था, बट बच्चे कह रहे थे सर एक कंबाइंड बना दो, तो ये अभी 999 में मिल रहा है। 999 है ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए, ठीक है। तो किसी को अगर लेना हो तो आप आके ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से चीज़ें कराई गई हैं, और मैं पर्सनली इसमें डेली आपको कुछ ना कुछ भेजूंगा इसके चैट बॉक्स में, ठीक है। तो जो भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट ऐप से ले सकते हो। आ जाओ आगे बढ़े। ही मेंटेन्ड अ काम डिमीन, यहीं पे स्पेलिंग गलत हो गई आपकी। स्पेलिंग क्या होती है देखो, डिमीनर, डिमीनर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस में पहचानो और उसे करेक्ट करके लो, रेक्टिफाई करके लिखो। ये भी गलत है स्पेलिंग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिमीनर, डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर, बिहेवियर। इतनी खतरनाक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उस बंदे ने क्या था, अपना बिहेवियर सही रखा हुआ था, मेंटेन कर रखा था, ठीक है। क्वाटिक, क्वाटिक क्या बोलते हैं देखो, क्योटिक, क्योटिक मतलब जैसे क्योस होता है ना, क्योस हो जाना। क्योस का मतलब क्या है, क्योटिक मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर हो जाना, NOISY, नॉइजी डिसऑर्डर फैल जाना हर जगह, अफरा तफरी फैल गई, जैसे बोलते हैं ना पेंडीमोनियम हो गया, PANDEMONIUM, PANDEMONIUM, पेंडीमोनियम फैल गया मतलब हर जगह अपरोर हो गया, अपरोर, UPROR मतलब हर जगह। दो वर्ड बता रहा हूं ध्यान रखना, अफरा तफरी फैल गई, डिस्टरबेंस हो गई, कंफ्यूजन फैल गई, कंफ्यूजन, CONFUSION, डिस्टरबेंस हो गया, अफरा तफरी हो गई, ठीक है। तरफी तरफी नहीं, जैसे कि समझ लो आप एक मॉल में खड़े हो, बहुत सारे बंदे खड़े हैं, आप लोग खेल रहे हो, और यहाँ पे टेररिस्ट गोली चला दे, तो अफरा तफरी हो जाएगी ना एकदम, डिसऑर्डरली मैनेजमेंट हो जाएगा, डिसऑर्डरली मतलब अफरा तफरी हो जाना, ठीक है। दो वर्ड मैं बताऊंगा ध्यान रखना, एक वर्ड ध्यान रखना, मेहम, MAYHEM, ठीक है। दूसरा वर्ड ध्यान रखना, बेडलम, BEDLAM, इसका मतलब होता है नॉइजी डिसऑर्डर होना हर जगह, जो सिचुएशन है वो टुमल्टुअस हो गई, TUMULTOUS मतलब डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड हो गया वो, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, डिसऑर्डरली कंफ्यूजन हो गई, ये ध्यान रखना। मेंटेन्ड की स्पेलिंग आपको पता है, MAINTAINED, मेंटेन्ड हो जाता है। क्योटिक की स्पेलिंग येरी, सिचुएशन की स्पेलिंग भी येरी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। डिमीनर मतलब होता है बिहेवियर। आ जाओ आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस, जैसे आप लोगों को पता है कि जो बीच में आपके वार्डर या जो भी पेपर हुए थे उनमें भी इन्होंने, जैसे अभी एमटीएस चला था उसमें भी इन्होंने पैसिव वॉइस वगैरह पूछ दी थी, ठीक है, कुछ कुछ उसमें। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस क्या होती है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इधर। जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होते हैं मतलब वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ठीक है, जो कि नॉर्मली सेंटेंस होते हैं। आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट आप पहले ले आते हो, ठीक है, सब्जेक्ट को आप बाय सब्जेक्ट कर देते हो, और बीच में आप हेल्पिंग वर्ब में हमेशा ध्यान रखना जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना, अगर किसी कॉन्टिन्यूस की, आप कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर पैसिव बना रहे हो तो आप बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर किसी आप परफेक्ट टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो मुझे पता है आप लोगों को ये सब आता होगा, नहीं आता हुआ अगर कोई बच्चा बेसिक का हो तो ये कर लेना, क्योंकि इंग्लिश का भी फुल कोर्स आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, रिकॉर्डेड रहेगा सर। अब ध्यान से देखिए, अब देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। यहां पर है द पॉपर, पॉपर मेड सम पेपर बोर्ड्स फॉर द चिल्ड्रन येस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। सब्जेक्ट आपका है पॉपर,
कि जो पॉपर है उसने बच्चों के लिए क्या कुछ पेपर वाले बोर्ड्स बनाए थे येस्टरडे मॉर्निंग, मतलब पिछली मॉर्निंग की बात हो रही। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप मेरी बात समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, तो आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे सम पेपर बोट्स, ठीक है। अच्छा, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है मेड, मेड मेक मेड, मतलब ये V2 है। मतलब V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V2 ऑब्जेक्ट। तो इसका कैसे बनता है, इसका हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट इधर चले जाएगा, टेंस की वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आ जाएगी, मगर जो इधर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आती है वॉज या वर आएगी, डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब आप मुझे खुद बताओ, सम पेपर बोट्स तो प्लूरल है, बोट्स तो बहुत सारी हो गई, प्लूरल है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम वर यूज करेंगे, सिंपल सी बात ही। बस अगर आपको ये बेसिक पता था तो ये हैड बीन कैसे आ गया, यहाँ पर कट गया, ये हैव बीन कैसे आ गया, कट गया, ये वॉज कैसे आ गया, यहाँ पे कट गया। भाई वॉज आ सकता था खाली बोट होता तो, फिर सम नहीं होगा, खाली लिखा होगा वन पेपर बोट या अ पेपर बोट। तो वर आते ही वर के साथ आप क्या बनाओगे, वर के साथ आप V3 लगाओगे, वर मेड बाय द पॉपर फॉर द चिल्ड्रन यस्टरडे मॉर्निंग, ध्यान रखना यस्टरडे मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर। अब यस्टरडे को द डे बिफोर मत कर देना, वो आपका इनडायरेक्ट वगैरह में होता है, ये इनडायरेक्ट है नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। Johnson's indomitable spirit gave him the strength to overcome the crippling disease that made him bedridden. बेडरिडन का मतलब होता है जो आपको मजबूर कर दे किस पे, बेड पे रहने के लिए। अब आप बेड पे ही लेटे रहोगे, ऐसी डिजीज हो गई। क्रिपलिंग मतलब अपंग वाली डिजीज हो गई आपको, ठीक है। CRI क्रिपल, CRIPPL अपंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेलिंग जो है वो पहचाननी है, ये इनकरेक्ट है। इंडोमिटेबल, INDOMITABLE, इंडोमिटेबल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिससे आप हरा नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू डिफीट। मतलब इनडोमिटेबल स्पिरिट का मतलब है अजेय, जिसे आप हरा नहीं सकते। ऐसी स्पिरिट थी उसके अंदर जिसने उसको स्ट्रेंथ दी कि वो इस डिजीज से, जिस डिजीज ने उसको मजबूर कर दिया बेड पे लेटे रहने से कि बेड रिडन ही रहेगा, तो वो स्ट्रेंथ दी इसने उसको, ऐसी स्पिरिट ने, ऐसा उसका हौसला था कि वो इस चीज से क्या हुआ, ओवरकम हो पाए, ठीक है ना, ध्यान रखना। जॉन्स इंडोमिटेबल स्पिरिट गेव हिम द स्ट्रेंथ टू ओवरकम, फिर वो इस चीज से ओवरकम हो पाया, जबकि उसको मजबूर कर दिया था अपंग होने की वजह से, वो बेड में था, ठीक है। इस डिजीज ने, क्रिपलिंग डिजीज जो अपंग बना दे, क्रिपलिंग डिजीज मतलब जो अपंग बना दे, क्रिपल मतलब जो अपंग हो। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का मतलब है इनविंसिबल। देखो एक होता है इनविजिबल, INVISIBL, इसका मतलब होता है जो दिखाई ना दे, ये नहीं है वो। इनविंसिबल, INVINCIBLE, इनविंसिबल का मतलब होता है अनअसेलेबल, UNASSAILABLE, अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता, जो अनबीटेबल हो। ऐसी स्पिरिट, ऐसे हौसले के साथ हम तैयारी करेंगे, ये बात मेरी ध्यान रखना। हमें हराना हर किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके हैं, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं 1100 प्लस वीडियोस हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तब जाके हमारे 50K हुए हैं। हम अंडररेटेड हैं, चलो कोई नहीं, मगर हमने कंटेंट पे काम करा है, बट हमें कोई हरा नहीं सकता इतनी जल्दी। अनकॉन्क्यूरेबल है, हम पे आप कब्जा नहीं कर सकते, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल है, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल। इम्पॉसिबल टू डिफीट है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन पे भी कोई हमें हरा नहीं सकता। ये जो वर्ड है ना, एक दो, ये SSC में बार बार आ रहा है, ये ऑप्शन में होते हैं दोनों, ये बार बार आता है, ये वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, गेम चेंजर रहेगा ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखा करो, वो कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ, रेक्टिफाई करो, उस चीज को ठीक करना है आपने, ठीक है, ध्यान रख। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखना पहले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बंदा भूल जाएगा तो, ठीक है। तो क्या इस सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा, ये बात मेरी ध्यान रखना, छोटी चीज में आपको टेक्निक समझा। फिर देखो, दे सेड दे गोइंग टू द मार्केट, अबे दे के साथ कुछ तो वर्ब आएगी ना, मेन वर्ब में ING कैसे आता है, कोई सेंटेंस ही नहीं, इजामार लगा, वॉज लगा, कुछ तो लगा, ये भी कट गया सेंटेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है, दे सेड, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे वर गोइंग टू द मार्केट, ये दे कैसे आ जाएगा,
आपको यहाँ पर अगर ये दे नहीं आ सकता इधर, अगर आपको यहाँ पे बनाना है तो आपको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि अगर आप दे लिख भी रहे हो, चलो आप यहाँ पे लिख भी रहे हो तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, सही है, मगर यहाँ पे वो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ चला गया, इन्वर्टेड कॉमा है ही नहीं यहाँ पर, देख रहे हो, ये सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा की वजह से हो रहा है। आपने बनाया दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू द मार्केट, हाँ इसमें आप बना सकते हो, ये डायरेक्ट स्पीच सही है। अब देखो पूरे पेपर में बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तो बिल्कुल सही है, भाई अब कैसे होगा, मैं इन दोनों में कैसे डिफर करूंगा, सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमा के दम पर आप कर सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। इस सेंटेंस में ना अगर कई बच्चों को लगा हो कि देखो मेरी बात समझो, ये सेंटेंस जो है ना मेनली दे सेड दे वर गोइंग टू द मार्केट, अब ये सेंटेंस है दे सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट, मुझे इसका सेंटेंस का मुझे आपका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना होता तो मैं बनाता दे सेड दैट, और फिर मैं वी का कन्वर्ट कर सकता था दे, और पूरे इसका कन्वर्ट कर सकता गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लग सकता है, अगर इसका मैं हिंदी मीनिंग भी निकालूं तो ध्यान रखना दो चीजें, डायरेक्ट वाले का मतलब है कि उसने कहा हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट अगर मैं इसको बनाता, इनडायरेक्ट स्पीच बनाता, जबकि मुझे यहाँ पे डैट लगाना पड़ता, मगर उसमें मैं ये बोलता उसने कहा कि वह, कि वे, उसने कहा कि वे बाजार जा रहे थे, तो ये इनडायरेक्ट में ज्यादा सही होता। बट अगर आप मान रहे हो डायरेक्ट में तो एटलीस्ट ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, और अगर इनडायरेक्ट में ये फिट रहेगा हमेशा, बट यहाँ पे डैट आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप में चाह के समझा सकता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो नरेशन की, अगर सर ने तो अधूरा समझाया है तो भैया हमें बहुत कुछ आता है, बट हम यहाँ पर अपनी नॉलेज का शो ऑफ करने नहीं आए, ये नरेशन की मेरी वीडियो देख लेना, इससे बाहर आपको कभी कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में सारी चीज़ मैंने समझा रखी है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, और आपको पता चल गया क्यों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द टैलेंटेड आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप फॉर द एग्जीबिशन, ठीक है। एग्जीबिशन जहाँ पे सारे के सारे अपने अपने पोर्ट्रेट्स, अपनी अपनी पेंटिंग्स लगाते हैं, तो एग्जीबिशन की स्पेलिंग क्या है, ये है EXHIBITION, ठीक है, एग्जीबिशन, ठीक है ना। जैसे होता है ना मेला हो गया, या फिर भाई जहाँ पे एक ऐसा कोई फंक्शन हो गया इसमें सब लोग आएंगे, उसे एग्जीबिशन कहते हैं। आ जाओ आगे, कुछ नहीं था इसमें, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बहुत पूछे गए हैं इस वाले पेपर में, सारे डिफरेंट डिफरेंट पेपर कराऊंगा मैं 2026 के लिए, ठीक है, जो भी रिसेंट में हुए हैं, 2025 के भी रिसेंट के सारे, ठीक है ना, 2026 एग्जाम के लिए। अनुज ड्रैंक बोथ मग्स ऑफ कॉफी, अब पैसिव वॉइस लाना है आपने, तो अनुज तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V2, और ये पूरा का पूरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पहले आप ऑब्जेक्ट लिया होगे, बताया था मैंने बोथ मग्स ऑफ कॉफी, और ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि पास्ट सिंपल का बताया था ना कि वॉज वर लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। अब ये मग्स ऑफ कॉफी प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रंक बाय अनुज, ये देख लो कहाँ पर है भाई, ये तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया। तो बोथ मग्स ऑफ कॉफी वर ड्रंक बाय अनुज, ये सही है। अगर आप लोगों को ये नहीं आता हो, आप लोग भूल गए, तो क्या कर सकते हो, आपको पता है अनुज ये ड्रिंक का, आपको पता है सर ने बताया था पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या इधर है, नहीं है, कट गया। फिर आपने बताया था कि यार थर्ड फॉर्म तो आती है, मगर ये विल भी कैसे आ जाएगा पास्ट में, विल भी तो आ ही नहीं सकता, कट गया। और ये हैव बीन कब तक आएगा पास्ट में, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सर ने बताया था तब आता है जब आपका परफेक्ट हो, ये तो परफेक्ट है ही नहीं, और ये तो सेंस ही अलग दे देगा बिल्कुल, ये कुछ और ही कर रहा है, ये तो टेंस भी अलग है, ये भी कट गया, तो ऑप्शन कटिंग से भी आप निकाल सकते हो। आ जाओ आगे आगे। आई फेल टू हियर एनी कंप्लेंट्स ऑन डेट स्कोर फ्रॉम द फ्यू पैसेंजर्स हु डिसइम्बार्क्ड, ये भी ध्यान रखना। डिसइम्बार्क, डिसइम्बार्क का क्या मतलब है, DIS, पहले तो स्पेलिंग देखो, EMBARKED, डिसइम्बार्क, ध्यान रखना बहुत अच्छा वर्ड है। क्या मतलब होता है डिसइम्बार्क का, डिसइम्बार्क का मतलब होता है भाई कि आप किसी प्लेन से, आप किसी शिप से क्या हो जाओ, उतर जाओ, टू गेट ऑफ अ शिप, या फिर किसी एयरक्राफ्ट से उतर जाना। और चढ़ने को हम क्या बोलते हैं, चढ़ने को हम बोलते हैं इम्बाक, इम्बाक हो गया, ये चीज ध्यान रखना। उसका मतलब क्या, आई फेल टू हियर एनी कंप्लेंट्स ऑन दैट स्कोर, ठीक है, मतलब मैंने उस उन कंप्लेंट के बारे में भैया मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक है,
और मैं कुछ शिकायत उस बारे में नहीं सुन पाया, किन से? उन पैसेंजर्स से जो मेरे साथ यहाँ पर 6:30 बजे उतरे थे, ठीक है ना। तो मैं उनसे इस बारे में कोई शिकायत नहीं सुन पाया। बस सिंपल हो गया, डिस इम्बार्क उतरने वाला हो गया गेट ऑफ, और आप जब चढ़ रहे हो तो इम्बार्क हो गया चढ़ने वाले के लिए, ठीक है। आ जाओ आगे। अब देखो ये आ गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आ जाओ, द जू कीपर सेड हेल्प मी फीड द रैबिट। आपको पता है जब भी कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव, तो आपको पता है, नहीं पता तो रिवाइज कर लो कि इम्पेरेटिव वो होते हैं जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया ना, नरेशन वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारा कुछ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो इम्पेरेटिव होते हैं उसका आप बनाते हो 2+V1 लगाकर। क्यों लगाकर? क्योंकि ये इसमें आपको डबल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिट, इनको ट्रांजिटिव बनाने के लिए, ठीक है ना, ये जो है ना वर्ब, आप, अब मैं आपको इसमें इतनी सी छोटी चीज में कैसे समझाऊंगा। एक बार नरेशन वाली वीडियो देख लेना तो आपको पता लग जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिससे ऑब्जेक्ट चाहिए हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होगा। फिर इसको हम इन्फिनिटिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव को भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको 3-4 एग्जांपल के साथ करा दूंगा, अगर ये बार बार आएंगे तो। आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव में 2+V1 हो जाता है। V1 क्या है? ये हेल्प। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द जू कीपर आस्क्ड अस टू हेल्प, टू हेल्प। अब मी चेंज हो जाएगा किसमें? हिम में। मी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग टू हेल्प हिम। अब देख लो टू हेल्प कहाँ है? टू हेल्प यहाँ पे टू हेल्पिंग आ गया, कट गया। यहाँ पे हेल्प हिम में कट गया, हेल्पिंग हिम में कट गया। भैया टू हेल्प हिम फीड द रैबिट ये होना चाहिए करेक्ट। आ जाओ आगे बढ़े। कह रहा है द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे। जो प्रोजेक्ट है भाई वो कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्राइडे तक, ठीक है। डैश वी विल रिस्क लूजिंग द क्राउड। देखो द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीट बाय फ्राइडे डैश वी विल, हाउएवर का मतलब क्या? लेकिन, लेकिन नहीं, लेकिन ये हो जाएगा नहीं। अदरवाइज का मतलब होता है भाई अगर ये नहीं हुआ तो, अन्यथा, अगर नहीं हुआ तो। अदरवाइज मतलब अगर नहीं, ये चीज अगर नहीं हुई हो तो हम अपना क्लाइंट खो देंगे, अगर नहीं हुआ तो। यही आपका करेक्ट आंसर है। देयरफॉर मतलब है इसलिए, इसलिए वी विल लूज द क्लाइंट। भाई अगर ये चीज नहीं हुई हो तो, ये भी इनकम्प्लीट सा जा रहा है, ठीक है, कोई वो नहीं है। मोर ओवर का मतलब है और इन्फॉर्मेशन देना, इसके अलावा, फर्दर इंफॉर्मेशन देना, इसके अलावा। देखो इसका मतलब ध्यान रखना, इसके अलावा, इसके अलावा, ये हो गया इसलिए। ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अदरवाइज हो जाएगा। अगर नहीं तो, अगर ये नहीं हुआ तो ये, ऐसे सेंस से आगे आगे। चलो भाई देखें अब ये, ठीक है। फिर PQRS है, कुछ PQRS भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, टोक्यो इज नॉट ओनली, टोक्यो से, अब देखो आपको पता होना चाहिए, एक नॉट ओनली का पेयरिंग चलती है और एक चलती है बट ऑल्सो, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद डायरेक्ट बट ऑल्सो वाला तो नहीं आएगा, आर तो कट गया अगर आर स्टार्टिंग में, चलो नहीं है, ठीक है। तो टोक्यो जो है, टोक्यो ना केवल ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, बट बट ऑल्सो, टोक्यो मतलब पी के बाद डायरेक्ट आएगा क्यू, पी क्यू, पी क्यू कहाँ पे, इसी को चेक कर लो। बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरियाज इन द वर्ल्ड। टोक्यो सिर्फ एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब नहीं है, बल्कि दुनिया में, दुनिया के सबसे अधिक पॉपुलस मतलब होता है पॉपुलेशन वाला, जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या वाले मेट्रोपॉलिटन एरिया में से एक है। बस खत्म ही हो गया। क्या था? PQRS, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये तो बहुत आसान दे दिया इन लोगों ने। आज नेक्स्ट है, as the monsoon as the monsoon clouds gathered over the city, continue distributing food supplies to, मतलब किसने कम, पहले क्या फूड सप्लाई बांट दोगे आप? जैसे मॉनसून होगा, नहीं, कट गया, ठीक है। येट द डिटरमाइंड वॉलंटियर्स दोज स्टैंडर्ड इन द लो लाइंग नेबर, मतलब जो फंसे हुए थे, ये तो बाद में आएगा। द स्ट्रीट जो है बह गई, देखो ये पहले आएगी। जैसे मानसून, जैसे बादल खट्टा हुआ, वैसी जो स्ट्रीट थी वो भैया फ्लड आ गया, पानी में बह गई, एस पहले आएगा, ठीक है। बट जो क्या हुआ, जो डिटरमाइंड, जिन्होंने दृढ़ निश्चय वाले जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे फूड सप्लाई, किंग को, इन लोगों को जो फंसे हुए थे, ठीक है। तो SQ पहले तो गैदर होते ही क्या होगा, स्ट्रीट पानी में बह जाएगी, फिर लोग आएंगे ना मदद करने के लिए। तो SQ कहाँ पर है? यहीं, इसी को चेक कर लो। SQ किसकी मदद करेंगे? ये मदद क्या क्या करेंगे? डिटरमाइंड कंटिन्यूड करेंगे SQP, और किसकी मदद करेंगे? जो फंसे हुए हैं, SQPR। मतलब क्या है, जैसे ही मानसून के बादल शहर पर
छा गए, मतलब बरसात होने लगी। कुछ ही घंटों में क्या हुआ, थोड़े ही टाइम में ये सारा का सारा फ्लड आ गया, पानी से सड़कें भर गई। और वहां पर फिर भी कुछ जो डिटरमाइंड वॉलंटियर्स थे उन्होंने फंसे हुए लोगों को भाई खाना दिया, ठीक है, फूड दिया और सप्लाईज दी, भोजन सामान वगैरह दिया, ठीक है, यही तो है और क्या, SQPR। आ जाओ। द डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, और होल पीरियड क्रिएटेड पैनिक अमंग। देखो आउटब्रेक का मतलब होता है जब कोई डिजीज सडन फैल जाए, सडन, सडन स्टार्ट ऑफ डिजीज, कोई एकदम से फैले, अभी अभी फैलना चालू हुई है एकदम से, ठीक है, अचानक फैलना, ये तो नहीं होगा। पैंडेमिक मतलब होता है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और पूरे संसार में जो हो जाए, पैन मतलब हर जगह, ऑल ओवर फैल जाए, मतलब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कोई चीज फेमस हो जाए, जैसे आपकी क्या हो गई थी, कोरोना वायरस हो गया, तो ये आपका आंसर है। एपिडेमिक होता है सिर्फ एक रीजन में, ठीक है ना, जो सिर्फ एक क्षेत्र में, नेशन में, जैसे स्प्रेड्स इन अ रीजन, सिर्फ एक रीजन में कोई चीज फैल जाए, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे उसे बोलते हैं हम एपिडेमिक। इन्फेक्शन तो आपको पता ही है, जो बॉडी में होता है डिजीज, ठीक है, या पैंडेमिक आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स, ठीक है, एंड सिविलाइजेशन रिवील्स हाउ पीपल लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ अगो। आ जाओ देखते हैं। देखो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड सोसाइटीज, और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा। हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करना, ये भी नहीं होगा। पैलेंटोलॉजी क्या होता है, बहुत अच्छा है। पैलेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, FOSSILS, फॉसिल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी करना जो बहुत टाइम पहले रहते थे, जैसे डायनासोर, एनिमल्स में डायनासोर्स वगैरह, इन सब की। आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी होता है जैसे पुरानी जो चीजें मिल जाएं, ठीक है, पुरानी जो चीजें मिल जाएं, स्टडी ऑफ एंशियंट, स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस, पुरानी जो चीजें मिल जाएं, ठीक है, और थ्रू रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है अवशेष जो बच जाएं, जिसे आप रेमिनेंट्स भी बोलते हैं, REMNANTS। ये वर्ड ध्यान रखना भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वर्ड मेरी बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, रेमिनेंट्स, जो चीजें बच जाए, बचा बचा हुआ टुकड़ा, REMNANTS, ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छा है। जिसे आप मलबा बोलते हो ना, मलबा, लेफ्ट ओवर चीजें, लेफ्ट ओवर चीज है पुराने टाइम की, कोई भाई टूल्स मिल जाए पुराने टाइम का जो लोग यूज करते हो, बिल्डिंग्स मिल जाए, बोन्स मिल जाए, उनकी स्टडी से उनको इकट्ठा करके जब आप पढ़ाई करते हो, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में देखते हो, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, रेसिड्यू बोलते हैं, RESIDUE, रेसिड्यू, बची हुई चीजें। डेब्रिस, डेब्रिस होता है मलबा, ध्यान रखना, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखना, DEBRIS, तो आर्कियोलॉजी आपका करेक्ट हो गया। आ जाओ आगे। फिर आ गया आपका क्या, PQRS। भाई PQRS ध्यान से करेंगे, क्या बोल रहा है इस PQRS में, PQRS में बोल रहा है द ग्राउंड इज ड्राई, द ग्राउंड इज ड्राई, ओ इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज, अरे उसे तो ये बोलना चाहिए ना कि इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज, ठीक है, P द फॉरेन इशूज, क्यू अ स्ट्रिक्ट बैन। क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है भाई जो फॉरेन डिपार्टमेंट इशू करेगा एक स्ट्रिक्ट बैन ऑन कैंप फायर एंड बारबेक्यूज, कब करेगा, ये कब करेगा, तो ये तो सही जा रहा है, PQR तो सही आएंगे ऐसी। PQR कहाँ पर है, PQR कहाँ है भाई, PQR इधर भी है, PQR तो इधर भी है। देखो वो कह रहा है अगर ग्राउंड ड्राई होता, इफ द ग्राउंड इज ड्राई, अगर ग्राउंड ड्राई हो जाए, इज टू बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई, देन मतलब कॉमा मतलब देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशूज अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन कैंप फायर्स एंड बारबेक्यूज। तो पहले ये आना चाहिए इफ द ग्राउंड इज टू ड्राई, तो इफ होगा SO, SO कहाँ पर है, यही बचा है SO, ठीक है, S और PS के बाद इफ P द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू करेगा, नहीं, अगर ग्राउंड ड्राई है, बहुत ड्राई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू करेगा स्ट्रिक्ट बैन कैंप फायर और बारबेक्यूज में, ये आपका सही। आ जाओ भाई नेक्स्ट आ जाओ। प्रेपोजिशंस भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ये PYQ मैंने तभी डिस्कस करा, देखते हैं एक बार। द मैनेजर एश्योर्ड द क्लाइंट, मैनेजर ने एश्योर किया क्लाइंट को दैट द टीम वाज वर्किंग, टीम वर्क कर रही है आपकी प्रॉब्लम पर,
टीम वॉज वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ओवर आपकी प्रॉब्लम के ऊपर से, फॉर गलत, एट एड्रेस बता रहे हो कोई नहीं, एंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी बहुत ही जल्दी। तो देखो एक बार ध्यान से देखना, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी हैं, ठीक है। 3-4 PQRS भी देखे हम लोगों ने। तो भाई ये हमारा सेशन था जो 2026, इससे पहले 2025 का तो हमारा है ही, 2026 का हमारा सेशन था। अगर कोई बच्चा मेरे से फ्री गाइडेंस भी लेना चाहता है तो टेंशन मत लेना, आप इस नंबर पे हमें रिस्पॉन्ड कर देना। मैं आपको एक करंट अफेयर की अपनी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो हमने बना रखी है, ठीक है। मेरा मेरा जो मोटिव है वो यही है, हमारा मोटिव, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पर काम करें, ठीक है। अगर पेड बैच कोई नहीं भी लेता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें हमें जानते हैं हमारा नेचर कैसा है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। और अगर कोई कुछ लेना चाहता हो तो ये आपका DSSB PYQ बैच है, आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से पढ़ो, सारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं चलता हूँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।